हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। रिवीजन्स करते रहिए बच्चों, रिवीजन्स इज द की टू सक्सेस। रिवाइज नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। क्लियर? तो रिवीजन्स चालू रखिए। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवर किया था, जहां तक मुझे ध्यान है हम लोगों ने एडवांस टैक्स ओवर कर लिया था, राइट। तो अब आज की क्लास के अंदर हम लोग डिडक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 क्लास। ठीक है, 2 से 3 क्लासेस लगेंगी और इन 2-3 क्लासेस के अंदर आपका ये ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन मिलता है वो वाला कॉन्सेप्ट आप लोग का पूरा ओवर हो जाएगा, राइट। तो अब अगर आप लोग को ध्यान हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं और फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें डिडक्शंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग को डिडक्शंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है टोटल इनकम का और उस पर आपसे टैक्स लाइबिलिटी भी कंप्यूट करवाई जाती है। वो आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे पूरा सही जब आपको ये वाला चैप्टर आता होगा। आपने 5 हेड पढ़ रखे हैं अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपके काम नहीं आ पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से नहीं किया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। काफी कुछ आप लोग को प्रैक्टिकली सीखने को मिलने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। कॉन्सेप्ट क्या है सर? सबसे पहले हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं और फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शंस क्लेम करते हैं, राइट। और जो आता है दैट विल बी योर टोटल इनकम। क्लियर? अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी डिडक्शंस जो हैं वो आपको अलाउड होती हैं टू द एक्सटेंट ऑफ जीटीआई। दैट इज अगर कभी, दैट इज अगर आपका डिडक्शंस आपके ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा है तो ऐसे केस में डिडक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ जीटीआई। ऐसे केस में डिडक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ जीटीआई। दूसरा नोट, डिडक्शंस जो हैं वो आपको अलाउड होती हैं ओनली फ्रॉम नॉर्मल इनकम। ये बात तो वैसे आप लोग को पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बारी और आप लोग को रिकॉल करा देता हूं। डिडक्शंस आपको अलाउड होती है फ्रॉम नॉर्मल इनकम, दैट इज आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा एलटीसीजी, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, एलटीसीजी सॉरी एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A एंड कैजुअल इनकम। इनसे आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड कैजुअल इनकम। इन 4 इनकम से मेरे बच्चों आप लोगों को कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता है। दूसरा, अगर आपकी डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा है तो ऐसे केस में डिडक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम उपलब्ध है। अब सरकार डिडक्शन देती किस बात की है? सरकार ने कुछ नोटिफाइड खर्चे बता रखे हैं, कुछ नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट्स बता रखी हैं।
अगर आप यहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाता है, और डिडक्शन आपकी इनकम रिड्यूस करता है जिससे आपका टैक्स कम जाता है। तो असेसी के लिए यह फेवरेबल सिचुएशन है। डिडक्शन ना मिलना असेसी के लिए नुकसान है, लेकिन डिडक्शन मिलना असेसी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हो सकता है आज की आधे से ज्यादा क्लास 80C को डिस्कस करने में ही निकल जाए, क्योंकि ये 80C आप लोग के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने दिमाग में बसाएंगे। रटने की जरूरत पड़े तो रट डालना, ठीक है। जनरली मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, लेकिन यहां पर आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अलाउड ओनली टू एन इंडिविजुअल और HUF। तो भाई साहब 80C की जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है। तो अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आप हिंदू अनडिवाइड फैमिली नहीं हैं, तो 80C के दरवाजे आप लोग के लिए बंद हैं। 80C में सरकार ने कुछ खर्चे नोटिफाई कर दिए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स नोटिफाई कर दी हैं। अगर आपने ये खर्चे, ये इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, तो सरकार आपको उन खर्चों का, उन इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शन देने वाली है। डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, बट एज पर सेक्शन 80 CCE maximum deduction allowed shall be rupees 1,50,000 including deduction under section 80CCC and 80CCD। देखिए सेक्शन 80C जो है वो कहता है कि मैं भाई साहब आपको डिडक्शन दे दूंगा अगर आप इंडिविजुअल या फिर आप HUF हैं तो। फिर इसने कहा मैं आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो दे सकता हूं वो दे सकता हूं 1,50,000 रुपए की। और आगे चल के एक सेक्शन और आएगा, आगे चल के एक सेक्शन और आएगा 80CCE। वो कहता है कि 80C, 80CCC, 80CCD ये 3 सेक्शन मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल सकता है। अभी के लिए वो क्या है भूल जाओ वो वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखो कि डिडक्शन किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और HUF को। और 80C के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन कितने रुपए की मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की। अब आपको पैसा कहां कहां खर्चा करना है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर क्या क्या है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से खर्चे सरकार ने नोटिफाई करे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहले आपके पास आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का खर्चा क्या है, कहता है कि सर अगर कंट्रीब्यूशन किया है किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी HUF ने टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड एनी चाइल्ड और एनी मेंबर ऑफ HUF subject to a maximum of 10% of the actual capital sum assured, subject to a maximum of 10% of actual capital sum assured in respect of a policy issued before 1/4/2012, 10% shall be taken as 20%. The limit of 10% shall be taken as 15% of a person who is a person with disability as referred to in section 80U or suffering from any disease specified in section 80DDB। सर कसम से हमें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया आप जो पढ़ गए, तो बेटा उसी के लिए तो एनालिसिस करवाता हूं मैं आपको। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सर अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई है
और आपने उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दिया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी, आपको डिडक्शन मिलेगी जितना प्रीमियम आपने दिया है और जितना प्रीमियम आपने पे किया है और परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, इन दोनों में जो भी आपका लोअर है। डिडक्शन आपको मिलेगी प्रीमियम पेड की या फिर परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, दोनों में जो भी लोअर है। ठीक है, अब ये परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, कैपिटल सम एश्योर्ड से आपका क्या मतलब है सर? कैपिटल सम एश्योर्ड से हमारा मतलब है कि ऑन मैच्योरिटी कितना अमाउंट रिसीव होगा, ऑन मैच्योरिटी कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल सम एश्योर्ड। अगर ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको कितना पैसा मिलेगा उसे बोला जाता है कैपिटल सम एश्योर्ड। अब ये परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड क्या बड़ा है सर? परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड क्या बड़ा है? परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, सरकार कहती है पहले ये बताओ कि तुमने जो पॉलिसी ली है क्या वो ऑन और आफ्टर 1/4/2012 है? जो पॉलिसी तुमने ली है क्या वो 1/4/2012 या उसके बाद की है? तो हम कहते हैं हां, ये 1/4/2012 या उसके बाद हमने निकलवाई है। तो सरकार कहती है हम परसेंटेज जो लेंगे वो लेंगे 10% फॉर नॉर्मल पर्सन और लेंगे 15% फॉर डिसेबल्ड पर्सन और पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसीज। क्या बोला उसने? उसने कहा सर हम 10% लेंगे अगर नॉर्मल पर्सन है तो, और हम 15% लेंगे अगर डिसेबल्ड व्यक्ति है या फिर स्पेसिफाइड डिसीज से ग्रस्त है तो 15% ले लेंगे। और अगर आपने पॉलिसी निकलवाई है, अगर आपने पॉलिसी निकलवाई है बिफोर, आपने पॉलिसी निकलवाई है बिफोर 1/4/2012, आपने पॉलिसी निकलवाई है बिफोर 1/4/2012, तो जो स्पेसिफाइड परसेंट है वो हो जाएगा 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। कितना हो जाएगा? 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए मिस्टर जे हैं, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाया है जिसका कैपिटल सम एश्योर्ड है बेटा 1 लाख रुपए का, और इन्होंने प्रीमियम दिया है ₹30,000 का। आपको बताना है डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन कितना मिलेगा अगर पॉलिसी निकलवाई है ऑन और आफ्टर 1/4/2012। अगर 1/4/2012 या उसके बाद पॉलिसी निकलवाई है तो क्या होगा सर? अगर ये डिसेबल्ड है या फिर इसे स्पेसिफाइड डिसीज है तो वैसे केस में हम 15% ऑफ 1 लाख और ₹30,000 जितना प्रीमियम दिया है, इन दोनों में जो लोअर है वो पकड़ लेंगे, यानी कि सर 15,000 रुपए। तो हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो कितने रुपए की मिलेगी? 15,000 रुपए की। और अगर ये नॉर्मल व्यक्ति है सर, भला चंगा है,
तो ऐसे केस में सर हम 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड और ₹30,000 दैट इज प्रीमियम पेड, इनमें से जो लोअर है वो अलाउ कर देंगे, दैट इज ₹10,000। ये आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, ये आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो 15,000 की, डिसेबल्ड नहीं है तो 10,000 की। अगर पॉलिसी इश्यूड होती बिफोर 1/4/12, तो ऐसे केस में आप चाहे नॉर्मल हो, चाहे आप डिसेबल्ड हो, चाहे आपको स्पेसिफाइड डिसीज हो, इन सब केसेस में 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड दैट इज 1 लाख और ₹30,000 प्रीमियम पेड, दोनों में जो भी लोअर है दैट इज ₹20,000, दैट इज ₹20,000। इसका आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा। हमेशा ध्यान रखना इस परसेंटेज को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। जितना प्रीमियम तुमने दिया है उतना, या फिर परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका अलाउड है? डिडक्शन इज अलाउड if life insurance policy is taken for A point self, B point spouse, C point any child। अब ये वर्ड एनी चाइल्ड बड़ा खतरनाक है। एनी चाइल्ड का मतलब सर चाइल्ड डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो सर चाइल्ड कैसा भी हो, बस अपना होना चाहिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड। अच्छा, एक और खास बात, ये जो चाइल्ड है इसके अंदर एडॉप्टेड वाला भी कवर हो जाता है, और इवन स्टेप चाइल्ड है, सौतेला है, वो भी कवर हो जाता है। बच्चा अपना होना चाहिए, ठीक है? एनी चाइल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनी चाइल्ड अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चों को। इस एनी चाइल्ड के अंदर क्या आ जाएगा? डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एडॉप्टेड हो, चाहे स्टेप हो, दोनों ही केसेस में ये कवर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहीं पर भी माता पिता का नाम नहीं लिखा हुआ है, भाई बहन का नाम नहीं लिखा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट। नो डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंडेंट हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए मेरे बच्चों, यहां तक आप लोग को मेरी बातें कुछ समझ में आई कि नहीं आई? पहला ही पॉइंट और अच्छा खासा समय हमने इसके ऊपर दे दिया है। जल्दी से मुझे कंफर्म करिए, लाइफ इंश्योरेंस आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे डिडक्शन की, और ये है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूटीआई
और म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, सेल्फ, स्पाउस, एनी चाइल्ड और एनी मेंबर ऑफ HUF, investment made in units of ULIP, deduction under section 80C is available. Lock-in period is 3 years, after which lump sum withdrawal is exempt under section 1010D. क्या बोल रहा है वो आपसे? ये अपन दूसरा डिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब दूसरा डिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सर ये होता क्या है? ये होता क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है बेटा? ये ऐसा प्लान होता है जिसमें आप जो प्रीमियम भरते हो, इसमें जो आप प्रीमियम भरते हो उस प्रीमियम को म्यूचुअल फंड यूनिट्स में डाला जाता है। उसको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में डाला जाता है। मतलब आप बेसिकली प्रीमियम देकर क्या खरीदते हो? आप प्रीमियम देकर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को खरीदते हो। अब वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर अगर आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लिया है जिसमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी जा रही हैं, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। लेकिन एक खास बात है, अगर आप इसे 3 साल तक विड्रॉ नहीं करते, लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का, अगर आप इसे 3 साल तक विड्रॉ नहीं करते तो ऐसे केस में अगर आप लमसम विड्रॉल करेंगे 3 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आप लमसम विड्रॉ करेंगे, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स, आफ्टर विच अगर आपने अमाउंट विड्रॉ करी फ्रॉम दिस प्लान, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। ये बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान है आप लोगों के लिए। आप क्या करिए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान परचेज कर लीजिए। इसके अंदर पैसा कहां पर लगता है? सर इसके अंदर पैसा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में लगता है और 3 साल के लिए आप पैसा लॉक इन रखिए। 3 साल के बाद जब आप इसमें से पैसा विड्रॉ करेंगे तो उस पैसे के ऊपर एग्जेम्पशन की कवच आ चुकी होगी, यानी कि इनकम टैक्स वाले इस पैसे पे आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। 3 साल बाद आप अगर यूनिट्स बेचते हो और पैसा रिसीव करते हो तो उस पैसे पे कोई भी टैक्स आपको पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। इसके बाद अगला आता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो FD के अंदर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर विद अ शेड्यूल्ड बैंक्स, provided the term deposit are issued in accordance with the scheme notified by the central government. Individual can deposit the amount only in his own name and HUF can deposit the amount in the name of any of its member. तो कह रहा है कि सर इस FD में आप अपने नाम से ही पैसा डाल सकते हो। अगर आपने फैमिली मेंबर के नाम से पैसा डाला तो फिर आपको उसका डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। HUF के लिए बोल रहा है कि आप किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पर इस पैसे को FD में जमा कर सकते हो। तो अब यहां पर क्या हो गया, अगला पॉइंट आ गया आपके पास C पॉइंट। अगला पॉइंट आ गया आपके पास C पॉइंट। C पॉइंट किसकी बात करता है? C पॉइंट बात करता है अमाउंट डिपॉजिटेड इन 5 years FD as per स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत अगर आपने 5 इयर्स का FD लिया है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में आपने 5 साल का FD लिया है बेटा किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर और वो एज पर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। इंडिविजुअल के केस में
ये एफडी सेल्फ के नाम से होनी चाहिए, और एचयूएफ के केस में ये एफडी किसी भी मेंबर के नाम से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला आता है पॉइंट, एन असेसी इज अलाउड टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन 5-year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, डिडक्शन शैल बी अलाउड इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड, interest shall be paid on annual basis and it will be taxable, and deduction under section 80C is not allowed. Amount received on maturity shall be exempt. Individual can invest in his own name and HUF can invest the amount in the name of any of its member. तो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है डी वाला पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखें तो डी वाले पॉइंट में अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब पैसा कुछ समय के लिए लॉक रहेगा, इन टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years, फॉर 5 years। और बाकी यहां पर सिचुएशन सेम है, इंडिविजुअल जो है वो अपने नाम पे ले सकता है, एचयूएफ जो है वो अपने मेंबर के नाम से ले सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सी और डी दोनों के लिए बातें कर रहा हूं, सी और डी दोनों के लिए बातें कर रहा हूं। जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो इंटरेस्ट रिसीव होगा एफडी से और टाइम डिपॉजिट से, वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस, राइट। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी खोल दी, या 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, से आपने लाख रुपए की एफडी खोल दी 5 साल के लिए, आपने लाख रुपए की एफडी खोल दी 5 साल के लिए, इस पे हर साल 6% से इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है हर साल, वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्स। जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्स। ऑन मैच्योरिटी जो अमाउंट मिलेगी, ऑन मैच्योरिटी आपको जो अमाउंट रिसीव होगी वो अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी, उस पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है मेरे बेटा, वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्स। ऑन मैच्योरिटी आपको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट आपका क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। 5th पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल टू एसपीएफ और आरपीएफ। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, ई वाला पॉइंट, ई वाला पॉइंट सैलरी में आपने पढ़ा था। कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल यहां पर कौन होने वाला है, बेसिकली एम्प्लॉय होने वाला है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल कहां पर, आरपीएफ में और एसपीएफ में। ध्यान करना, जब मैंने प्रोविडेंट फंड पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था कि आरपीएफ में अगर एम्प्लॉय पैसा कंट्रीब्यूट करता है, एसपीएफ में अगर एम्प्लॉय पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उसे 80C में उसका डिडक्शन मिलता है। तो ये वही पॉइंट की बात कर रहा है। अब यहां पर अगला पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल, और यहां पर इंडिविजुअल सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, एनी एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय, कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड शैल बी एग्जेम्प्ट। अब यहां पर खेल क्या बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल है वो अपने नाम से ले सकता है, स्पाउस के नाम से ले सकता है, किसी भी बच्चे के नाम से ले सकता है, राइट। और जो आपका एचयूएफ है वो किसी भी मेंबर के नाम से ले सकता है। बस यहां पर जो भी आपने पॉइंट पढ़ा था एफडी वाला और टाइम डिपॉजिट वाला, एफडी वाला और टाइम डिपॉजिट वाला, यहां पर इंडिविजुअल सिर्फ अपने नाम से ले सकता है,
HUF जो है वो एनी मेंबर के नाम से ले सकता है। इससे पहले आपने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा था, ये भी सेल्फ के लिए है, स्पाउस के लिए है, एनी चाइल्ड के लिए है। ये जो यूलिप वाला है यहां पर भी सेम है, यूलिप वाला जो है वो भी यहां पर सेम है कि आप सेल्फ के लिए ले सकते हो, स्पाउस के लिए ले सकते हो, एनी चाइल्ड के लिए ले सकते हो। अब यही चीज यहां पर आई पीपीएफ में कि अगर आप पीपीएफ में पैसा डलवाते हो तो अपने नाम से डलवा सकते हो, वाइफ के नाम से डलवा सकते हो, बच्चों के नाम से डलवा सकते हो। और सिमिलरली अगर आप HUF हो तो किसी भी मेंबर के नाम से आप पैसा जो है वो जमा कर सकते हो। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है किसी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, जी पॉइंट, अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है टू एनी सुपर एनुएशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगला आता है NSC वाला पॉइंट, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ द अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड इन द नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, and HUF can invest the amount in the name of any of its member. Deduction shall be allowed equal to the amount invested. Deduction shall be allowed equal to amount invested, and the amount received on maturity shall be exempt from income tax, but interest shall be taxable every year on accrual basis, but payment of interest shall be received on maturity. Deduction under section 80C shall also be allowed for such accrued interest, but no deduction shall be allowed for accrued interest for the year in which the assessee has received the payment. सर ये क्या बोला आपने, हमें नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा समझ में। H पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट विथ पोस्ट ऑफिस। ये NSC पोस्ट ऑफिस में खुलती है। सर ये NSC होती क्या है बेटा? ये NSC एक तरीके की, ये NSC बेटा एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट होता है। दिस इज सॉर्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। व्हाट सर? दिस इज सॉर्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो ये NSC किसके पास खुलती है? पोस्ट ऑफिस के पास। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कहता है कि सर आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन NSC, आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन NSC, इसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 80C। राइट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। कह रहा है कि सर इस NSC पे आपको जो इंटरेस्ट एक्रू होगा, इस NSC पे जो इंटरेस्ट एक्रू होगा, ये इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ये इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस, और ये इंटरेस्ट जो है ये री इन्वेस्ट हो जाएगा। री इन्वेस्ट कहां हो जाएगा? टू NSC। और जब ये री इन्वेस्ट हो जाएगा टू NSC, तो इसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। क्या बात बोली उसने? उसने बोली कि सर आपने जो पैसा जमा किया NSC पे, उसका हमने आपको 80C में डिडक्शन दे दिया। एक साल के बाद इस पैसे पे इंटरेस्ट आएगा और वो इंटरेस्ट हम आपका टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ना, ये इंटरेस्ट आपको देंगे नहीं, ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे। यानी कि ये इंटरेस्ट जो है वो री इन्वेस्ट हो जाता है NSC पे, और जैसे ही आप इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हो NSC पे, दोबारा से आपको इसकी 80C का डिडक्शन मिल जाता है। यानी कि सपोज करो मैंने ईयर जीरो में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे NSC में, तो मुझे ईयर जीरो में इसका डिडक्शन मिला होगा अंडर सेक्शन 80C। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। ईयर 1 में मेरे को इंटरेस्ट मिला, सपोज कर लो 8,000 रुपए का ऑन NSC। 8,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला ऑन NSC। तो इसके 2 ट्रीटमेंट बनेंगे। इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या बनेगा?
सर इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट बनेगा कि ये इनकम कहलाएगी अंडर द हेड अदर सोर्स, और सर इसका सेकंड ट्रीटमेंट ये बनेगा कि आपको इसका डिडक्शन भी मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, क्योंकि ये पैसा री इन्वेस्ट हो जाएगा। दैट मींस कि इफेक्ट नलीफाई हो गया, आपको इंटरेस्ट मिला तो पहले वो अदर सोर्सेस में चला गया, जीटीआई का पार्ट बन गया, और बाद में आपको उसी अमाउंट का क्या मिल गया, डिडक्शन मिल गया। तो ये 8,000 रुपीज पहले अदर सोर्सेस में जाएंगे और बाद में यही 8,000 रुपए एलिजिबल हो जाएंगे 80C में डिडक्शन के लिए, यानी कि नेट इफेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, नील। अब आप कहेंगे सर अगर नेट इफेक्ट नील आना है तो हम इसको इग्नोर करें ना, क्यों हम इसकी लेथन पाल रहे हैं? बेटा इग्नोर करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि अगर तुमने 8,000 रुपए अदर सोर्सेस में नहीं लिए तो तुम्हारी जीटीआई गलत आएगी, और बाद में जब तुमने उसको डिडक्शन में कंसीडर नहीं किया तो तुम्हारी डिडक्शन भी गलत आएगी। भले तुम्हारा आंसर सही निकल आए लेकिन तुम लॉजिकली क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे, और उस बात के ही नंबर गवा बैठोगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट आएगा एनएससी पे वो आपका इनकम बनेगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस पहले केस में, और दूसरे ट्रीटमेंट में उसे हम डिडक्शन में क्लेम कर लेंगे। ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट, interest of maturity year shall be taxable under the head other sources, and no deduction shall be allowed as it is नॉट री इन्वेस्टेड, क्योंकि ये पैसा री इन्वेस्ट नहीं होगा मेरे बेटा, इसलिए इस पैसे पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस पैसे पे आपको कोई भी डिडक्शन मेरे बेटा अवेलेबल नहीं होगी। रीजन मैच्योरिटी के ईयर का है। जैसे मान लो तुम्हारी एनएससी 8 साल की थी, तुम्हारी एनएससी 8 इयर्स की थी, राइट तुमने Y0 में पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, राइट तो इसका तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। फिर बेटा ईयर 1 में क्या हुआ, तुम्हारे पास इंटरेस्ट आया 8,000 रुपीज का, इसके 2 ट्रीटमेंट हो गए, एक ये टैक्सेबल हो गया और दूसरा तुमने इसका डिडक्शन क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 80C। यही सिलसिला ईयर 2, यही सिलसिला ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7 में चलता रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा री इन्वेस्ट हो जाएगा, आएगा री इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन 8th ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, री इन्वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये 8th ईयर जो है वो मैच्योरिटी का साल है, आपकी एनएससी मैच्योर हो रही है, अब इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होगा। और बेटा अगर इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होगा, अगर इंटरेस्ट आपका री इन्वेस्ट नहीं होगा तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको टैक्सेबिलिटी मिलेगी अंडर दी हेड अदर सोर्स। बताइए जी, यहां तक मैंने जो ज्ञान आप लोग के साथ बांटा वो आप लोग को मिल गया? एनएससी तक का जो पॉइंट है, चलिए बेहतरीन मिल गया आप लोग को। तो आइए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगला आता है आपके पास हाउसिंग लोन। अगर आपने घर के लिए लोन लिया है तो क्या होगा? इफ एन असेसी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस, इन सच केसेस, अंडरलाइन कर लेना रेसिडेंशियल हाउस, यहां पर एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, वो यहां पर शॉप दे सकता है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग दे सकता है, कोई लैंड दे सकता है। तो ध्यान रखना रेसिडेंशियल हाउस की ही बात करी गई है। तो कह रहा है कि सर अगर आपने कोई लोन लिया है आपने किस बात के लिए? सर आपने लोन लिया है
कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेज के लिए। आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेज के लिए और आप उस लोन का पेमेंट कर रहे हैं, इन सच केसेस डिडक्शन shall be allowed equal to the amount repaid by the assessee towards the principal and not towards the interest। तो कह रहा है कि सर अगर आपने हाउसिंग लोन लिया था फॉर रेसिडेंशियल हाउस, आपने हाउसिंग लोन लिया था बेटा फॉर रेसिडेंशियल हाउस, जितना भी आपने इसके लिए प्रिंसिपल रीपे किया होगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। सर इंटरेस्ट का क्या नहीं मिला? बेटा इंटरेस्ट का तुम्हें ऑलरेडी डिडक्शन दिया जा चुका है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। इसका मतलब कि सर अगर हम घर खरीदते हैं किश्तों में, लोन में, अगर हम घर खरीदते हैं लोन पे, तो जो भी हम इंस्टॉलमेंट देंगे उस इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल का डिडक्शन हमें 80C में मिल जाएगा और जो इंटरेस्ट हमने दिया होगा उसका डिडक्शन हमें हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24B में मिल जाएगा, यानी कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। बेटा बस इस चीज का ध्यान रखना कि तुम 80C पढ़ रहे हो तो 80C के अंदर जो तुम मैक्सिमम डिडक्शन ले पाओगे दैट विल बी 1.50 लाख। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा, बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने लोन लिया है एडिशन के लिए, ऑल्टरेशन के लिए, रिपेयर्स के लिए, तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट मींस आपने जो हाउसिंग लोन लिया है फॉर रेसिडेंशियल हाउस, वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए? सर वो रेसिडेंशियल हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर उसके परचेस के लिए होना चाहिए। यस, डिडक्शन मिल जाएगी। सर अगर आपने उसके रिपेयर के लिए, उसके रिनोवेशन के लिए, उसके ऑल्टरेशन के लिए, उसके एडिशन के लिए अगर लोन लिया है तो भाई साहब इसका डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। यहां पे डिडक्शन मिलेगी और यहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। राइट आगे क्या बोलता है वो आपसे? इफ द असेसी हैज ट्रांसफर्ड द हाउस प्रॉपर्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years from the end of financial year in which the possession of such property was taken, no deduction shall be allowable in the previous year in which the house property has been transferred. The deduction allowed in the past year shall be considered to be the income of the assessee of the previous year in which the house property is transferred। कुल मिलाके जिस घर का आप डिडक्शन ले रहे हो उस घर का एक लॉक इन पीरियड है, इस घर का एक लॉक इन पीरियड है। और ये लॉक इन पीरियड कितने का है? 5 years। अगर आपने इसे 5 साल के अंदर बेच दिया, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आपको कोई भी डिडक्शन नहीं होगी फॉर प्रिंसिपल रीपेड इन ईयर ऑफ सेल। जिस ईयर में आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया है उस साल जो आपने प्रिंसिपल रीपे किया होगा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्दर जो डिडक्शन अलाउड हुई थी फॉर प्रिंसिपल रीपेड
अंडर सेक्शन 80C इन अर्लियर ईयर्स, उल्टा वो क्या हो जाएंगी, उल्टा वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। तो फर्दर क्या बोल रहा है, डिडक्शन अलाउड फॉर प्रिंसिपल रीपेड अंडर सेक्शन 80C इन अर्लियर ईयर, वो आपकी क्या हो जाएंगी सर, वो आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। पहली, जिस साल बेचा उस साल आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा जो आपने प्रिंसिपल रीपे किया है और जिसका आप डिडक्शन ले चुके हो पहले सालों में, वो साल आपका क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। राइट जी सर। इसके बाद अगला आता है, अगर पेमेंट करी गई है ट्यूशन फीस की टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, provided the fees has been paid in connection with the children of the assessee, further maximum 2 children, it should be whole time education. If the payment is made outside India, deduction is not allowed. Similarly, if payment is given for the part-time education or correspondence course, deduction is not allowed. तो क्या बोल रहा है अगला सर, J पॉइंट आ गया है। J पॉइंट कहता है कि सर अगर आपने ट्यूशन फीस दी है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर होल टाइम एजुकेशन, अगर आपने होल टाइम एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस दी है, यानी कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी सिमिलर इंस्टीट्यूट में, ध्यान किस पे रखना है सर, ध्यान रखना है होल टाइम एजुकेशन। अगर ट्यूशन फीस दिया है होल टाइम एजुकेशन के लिए ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम 2, चिल्ड्रन मैक्सिमम 2 इन इंडिया, तो उसका आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, क्या बोला सर आपने, होल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, चिल्ड्रन की होल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 बच्चों की होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, बताइए, आप लोगों ने या आप लोगों के माता पिता ने सीए इंस्टीट्यूट को, सीएस इंस्टीट्यूट को या फिर सीएमए इंस्टीट्यूट को आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस दी है, क्या उस रजिस्ट्रेशन फीस का डिडक्शन आपके माता पिता अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं? बताइए सर, आपके माता पिता ने सीए, सीएस, सीएमए की रजिस्ट्रेशन फीस दी है, क्या उसका डिडक्शन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बताइए बच्चों, क्या इसका डिडक्शन हम क्लेम कर पाएंगे कि नहीं क्लेम कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, बोलिए। सिमरन कह रही हैं सर शायद नहीं। सिमरन शायद कुछ नहीं होता है। सरोज जी कहती हैं मिल सकता है। देखिए 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 देखिए, ये जो हमारे प्यारे प्यारे से इंस्टीट्यूट हैं, ये लोग क्या हमें होल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या ये हमें कोई होल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या आप स्कूल जाते हो, सॉरी, क्या आप इंस्टीट्यूट जाते हो पढ़ने के लिए? क्या इंस्टीट्यूट आपके लिए कोई क्लासेस कंडक्ट करा रहा है? सर अगर करा रहा होता तो फिर आपसे कोचिंग क्यों लेनी पड़ती? इंस्टीट्यूट केवल एग्जाम लेता है, करिकुलम बता देता है, एग्जाम लेता है और उसके बेसिस पे हमको जज करता है, राइट? तो वो हमें एक डिग्री दे रहा है जिसके लिए वो हमसे रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है। वो हमें एक डिग्री दे रहा है जिसके लिए वो हमसे रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है। वो हमें एजुकेशन देने के लिए कोई फीस नहीं ले रहा है। इंस्टीट्यूट हमें कोई एजुकेशन देने के लिए फीस नहीं ले रहा है। दैट मीन्स ये एक तरीके का कैसा कोर्स है? हम लोग जो एक कोर्स कर रहे हैं, हम लोग जो विद्यार्थी हैं,
CA CS CMA के क्या ये करस्पॉन्डेंस कोर्स है? यस बिल्कुल सर, इन्होंने बस सिलेबस बता दिया है, उसको कैसे पढ़ना है, इम्तिहान कैसे पास करना है, ये तुम्हारी ऊपर है, सिलेबस बता दिया है बस, राइट। इसके बाद अगला आता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो अगर आपने नोटिफाइड बॉन्ड्स में पैसा लगाया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा किया है, डिडक्शन मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा किया है गर्ल चाइल्ड के लिए जिसकी एज 10 साल या उससे कम है, उधर जो इंटरेस्ट भी मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अगर 10 साल या उससे कम की बिटिया के लिए आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं, एक तो उसका 80C में डिडक्शन पाते हैं, दूसरा उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो एग्जेम्प्ट रहता है, तीसरा मैच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहता है। तो KLM, ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिख लेते हैं। के पॉइंट कह रहा है कि सर अगर आपने नोटिफाइड बॉन्ड्स खरीदे हैं, अगर आपने नोटिफाइड बॉन्ड्स परचेस करे हैं, ये नोटिफाइड बॉन्ड्स किसके हैं सर? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? नाबार्ड। अगर आपने नाबार्ड के, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर आपने इसके बॉन्ड्स खरीदे हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद L वाला पॉइंट था कि अगर आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा डाला है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में पैसा डाला है, तो इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर अमाउंट डिपॉजिट किया है फॉर अ गर्ल चाइल्ड जिसकी एज अप टू 10 ईयर्स है, वहां पर आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, प्लस जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, प्लस मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी सर आपका एग्जेम्प्ट रहे। मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा सर वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है किसी नोटिफाइड पेंशन फंड में जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक ने या फिर म्यूचुअल फंड और UTI ने चला रखा है, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर आपने किसी नोटिफाइड पेंशन फंड में पैसा जमा किया है जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक का है या फिर म्यूचुअल फंड का है या फिर UTI का है। इसके बाद जो ये O वाला पॉइंट आता है बेटा, ये बड़ा घातक है और इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर नवंबर 20 के लिए जो RTP आया था उसमें इसका जिक्र था। उससे पहले ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी नहीं हुआ करता था। तो पहली बार इसे सरकार ने, मतलब कि हमारी CA इंस्टीट्यूट ने RTP में हमारे सामने लाया था। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्या है। कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर NPS। NPS क्या है सर? NPS एक नेशनल पेंशन स्कीम है, ठीक है, और यहां पर ये एडिशनल अमाउंट की बात कर रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम में जो पैसा डाला है उसकी बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है एडिशनल अकाउंट की। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है एडिशनल अकाउंट अंडर NPS, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशनल अकाउंट ऑफ NPS, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया है एडिशनल अकाउंट में, referred to in section 80 CCD for a fixed period of not less than 3 years and which is in accordance with the scheme notified by the central government,
for this purpose qualifies for the deduction under section 80C. It may be noted that the contribution to the additional account under NPS will qualify for deduction under section 80C. There are two types of NPS account, tier 1 and tier 2, to which individual can contribute. 80CCD provides deduction in respect of contribution to an individual pension account, that is tier 1 pension account, under the NPS, whereas deduction under section 80C is allowable in respect of contribution by the central government employee to additional account, tier 2 account of the NPS, which does not qualify for deduction under section 80CCD. Thus tier 2 account is the additional account under NPS, contribution to which would qualify for deduction under section 80C only in the hands of central government employee. Deduction shall be amount only if the amount has actually been paid by the assessee, that is if the amount is due but not paid, deduction is not allowed. सर इतने बड़े पैराग्राफ में वो कहना क्या चाह रहा है, जरा आप हमें वो समझाओ, शॉर्ट में बताओ तो मजा आए। ठीक है बेटा, आओ तुम्हें शॉर्ट में समझाएं। देखो, एक नेशनल पेंशन स्कीम है या नोटिफाइड पेंशन स्कीम है। व्हाट इज दिस सर? दिस इज नोटिफाइड पेंशन स्कीम। और ये स्कीम कहां नोटिफाइड है? अंडर सेक्शन 80CCD, नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD। अब इसके ना दो अकाउंट हैं, एक इसका टियर 1 है और एक इसका टियर 2 है। टियर 1 का जो अकाउंट है वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 80CCD। अभी जब वो पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। टियर 2 जो है वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 80C। ध्यान से सुनना, ये पेंशन स्कीम जो है वो 80CCD में नोटिफाई करी गई है। पेंशन स्कीम जो है वो 80CCD में नोटिफाई करी गई है। इसके दो अकाउंट्स हैं, एक टियर 1 एक टियर 2। एक टियर 1 अकाउंट है और एक टियर 2 अकाउंट है। टियर 1 अकाउंट में जो पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हो वो जाता है 80CCD में। टियर 2 अकाउंट में जो आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो वो कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 80C। यहां पर डिडक्शन मिलती है, यहां पर डिडक्शन मिलती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर अमाउंट actually contributed, that is due but not paid, not qualify for deduction, that is due but not pay, not qualify for deduction। in short मैंने आपको समझा दिया। अभी ये 80CCD पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेंशन स्कीम कौन सी है। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये एक पेंशन स्कीम है, इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है टियर 1 का अकाउंट और एक होता है टियर 2 का अकाउंट। ये एडिशनल अकाउंट है। दिस इज व्हाट? दिस इज एडिशनल अकाउंट। तो ये टियर 2 में एडिशनल अकाउंट है। इस अकाउंट में अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया तो वो 80C में डिडक्शन दिलवाता है, ना कि 80CCD में। टियर 2 में जो पैसा डाला वो 80C में डिडक्शन दिलवाता है, ना कि 80CCD में। डिडक्शन आपको मिलेगी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। डिडक्शन आपको मिलेगी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आपने अमाउंट एक्चुअली कंट्रीब्यूट करी है, दैट मींस ड्यू हुई लेकिन आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो पैसा क्वालिफाई नहीं होता है डिडक्शन के लिए। बताइए मेरे दोस्तों, मजा आया आप लोग को 80C पढ़ने में? मुझे तो बहुत आया। क्या आप लोगों ने मजा लिया 80C पढ़ने में कि नहीं लिया? लिया। इससे पहले इतना डिटेल में 80C कभी पढ़ा? इससे पहले इतना डिटेल में कभी 80C पढ़ा? चलिए, इसके पीछे बस एक छोटी सी इंटेंशन थी ताकि आपको एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बस जाए,
क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 80C। ठीक है, कई टीचर्स क्या कहते हैं कि इन्हें पढ़ लो, इन्हें पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसी चीजें आती हैं जो टेक्निकल हो जाती हैं, इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको इसके ऊपर जानकारी दी जाए, राइट। जरा एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाइए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाइए बच्चों। कंप्यूट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अवेलेबल टू मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको बताना है 80C में कितना डिडक्शन मिलेगा। ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, बताइए सर एसपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। आरपीएफ में और एसपीएफ में जो अपन पैसा डालते हैं उसका डिडक्शन हमें अलाउड होता है। मैं यहां पे टिक कर दे रहा हूं, डिडक्शन हमें अलाउड होता है। आप लोग भी अपने पास इसी तरीके से कर लीजिएगा। यस, इसका डिडक्शन हमें अलाउड होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है अपनी लाइफ के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है अपनी लाइफ के ऊपर, और ये पैसा हमने किसको दिया है? सर ये पैसा हमने अमेरिका की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया है यूएसए में। ये हमने पैसा दिया है अमेरिका की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को यूएसए में। क्या इसका डिडक्शन सरकार हमको देगी? नहीं सर, इसका डिडक्शन सरकार हमको नहीं देगी। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, गवर्नमेंट ने एलआईसी को या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 80C में क्यों डाला? 80C में इसलिए डाला क्योंकि जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आप प्रीमियम पे करते हो। ये प्रीमियम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम बन जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? उस इंश्योरेंस कंपनी से टैक्स का पैसा ले लेती है। क्यों? क्योंकि ये इंश्योरेंस प्रीमियम उसके लिए क्या बन गया है? इनकम बन गया है। तो एक तरफ सरकार आपको खर्चा अलाउ कर देती है, दूसरी तरफ इसी प्रीमियम पे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेती है। लेकिन अगर तुमने पॉलिसी निकलवाई अमेरिका की किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से तो इंडियन गवर्नमेंट को तो इस पे टैक्स मिलेगा नहीं, तो वो तुमको डिडक्शन भी नहीं देगी। तो अगर तुमने देश के बाहर किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाया है और प्रीमियम दिया है तो वो 80C में क्वालिफाई नहीं होगा। अगर तुमने एफडी खुलवाई है, अगर तुमने एफडी खुलवाई है कैनरा बैंक में फॉर 5 इयर्स और आगे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड एफडी के अंदर स्केड्यूल्ड बैंक, कैनरा बैंक क्या है? एक स्केड्यूल्ड बैंक। आपने स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर 5 साल के लिए पैसा जमा कर दिया तो बॉस इसका भी डिडक्शन आपको अलाउड कर दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या होगा इसका? सर इसका सबसे पहले ये ऐड कर दिया जाएगा टू सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले ये ऐड कर दिया जाएगा सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। क्यों ऐड कर दिया जाएगा? क्योंकि सर ये परक्यूजिट है। ऐड कर दिया जाएगा सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, फिर बाद में बेटा इस पे, बाद में आपको इस पे डिडक्शन मिल जाएगी, बाद में आपको इस पे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, बाद में आपको इसके ऊपर डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। देखो फर्स्ट इट विल बी एडेड टू ग्रॉस सैलरी एंड देन डिडक्शन इज अलाउड। तो पहले ये सैलरी में ऐड हो जाएगा, बाद में आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लिया है आपने यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टू बी इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा 80C के अंदर। दिस विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपने पैसा डाला है सर, URPF में पैसा डालोगे तो इसका आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा।
यूआरपीएफ में पैसा जाएगा तो इसका आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। ट्यूशन फीस पे करी है 3 बच्चों की, ट्यूशन फीस पे करी है 3 बच्चों की 10,000 रुपए पर चाइल्ड। बताओ सर, 2 बच्चों का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, 20,000 आपको अलाउड कर दिया जाएगा, 2 बच्चों का डिडक्शन ले सकते हो। इंटरेस्ट 7,000 का एक्रू हुआ है ऑन ओल्ड एनएससी, हमने पहले कोई एनएससी खरीदी थी, उस एनएससी पे 7,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। बताइए मैंने आपको क्या समझाया था, ये जो इंटरेस्ट एक्रू होता है इसके भी 2 ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। सर पहला ट्रीटमेंट ये होगा, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सबसे पहला ट्रीटमेंट ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस, और बाद में हमें इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, और बाद में इसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। हमने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ यूटीआई में यूनिट्स परचेज करी हैं। अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ यूटीआई में यूनिट्स परचेज करते हो तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाता है। बेटा जहां कहीं भी तुमको यूटीआई नजर आए, जहां कहीं पर भी तुमको यूटीआई नजर आए वहां डिडक्शन लेते चलना, डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। रीपेमेंट ऑफ लोन टू LIC फॉर द परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने नया घर खरीदा है और रीपेमेंट किया है लोन का, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे प्रिंसिपल ही इन्वॉल्व है, यहां पर प्रिंसिपल ही इन्वॉल्व है, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ज्यादा है तो मैं आगे लिख देता हूं कि प्रिंसिपल के अमाउंट का आप डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाएंगे। आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं पावर कंपनी के, इसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाती है। आप कुछ पॉइंट्स ऐसे देख रहे होंगे जो हमने अभी लिस्ट में नहीं पढ़े हैं, तो इन्हें जान के एग्जाम्पल्स में रखा गया है ताकि आपको याद रह जाए और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो इक्विटी शेयर अगर आपने खरीदे हैं पावर कंपनी के तो उसका डिडक्शन आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपने नेशनल रिलीफ बॉन्ड में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो इसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। अगर आपने किसान विकास पत्र में पैसा डाला है तो इसका भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट में पैसा डाला है तो डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये 5 इयर्स वाला है। और अगर आपने जेड ने 65,000 रुपए ट्यूशन फीस पे करी है यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बाहर, तो इंडिया के बाहर की यूनिवर्सिटी को अगर पैसा दोगे तो उस पे आपको कोई भी डिडक्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी, उस पे आपको इंडिया में कोई भी डिडक्शन मेरे बेटा अवेलेबल नहीं होगी। बोलिए जी, 15 के 15 पॉइंट, इनमें कोई डाउट है? 15 के 15 पॉइंट, इनमें कोई डाउट है? चलिए ग्रेट, आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। मिस्टर एक्स हैं, इनके पास इनकम है अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन 19,90,000 की। हिज इन्वेस्टमेंट्स आर एज गिवन बिलो। एनएससी में 50,000 रुपए जमा किया, एनएससी में 50,000 रुपए जमा किया, 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। पीपीएफ में वाइफ के नाम से पैसा जमा किया, पीपीएफ में अगर वाइफ के नाम से पैसा जमा किया डिडक्शन मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ LIC टेकन इन द नेम ऑफ डिपेंडेंट फादर, माता पिता के नाम पे लिया तो 80C में सेल्फ, स्पाउस, बच्चे, भाई बहन और माता पिता नहीं आते हैं। पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ LIC इन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंट सन ऑन 15/4/2020, इट्स प्रीमियम पेड इज 6,000, सम एश्योर्ड इज 1 लाख। बेटा अपना है, चाइल्ड है, चाइल्ड डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिडक्शन मिल जाएगा।
पेमेंट ऑफ LIC टेकन इन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंट मैरिड डॉटर ऑन 11th Jan 21, इट्स प्रीमियम पेड इज 21,000, सम एश्योर्ड इज 1 लाख, ये भी अलाउड हो जाएगा। अब जरा गौर से मेरी बात देखना, गौर से मेरी बात देखना, यहां पे सम एश्योर्ड कितना था 1 लाख और प्रीमियम दिया था 6,000। 6,000 1 लाख का कितने परसेंट होता है सर? 6,000 1 लाख का 6% होता है। तुमने पॉलिसी कब निकलवाई थी? 15/4/20 को, यानी कि पॉलिसी निकली है 1/4/2012 और उसके बाद। तो डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलती है बेटा? सर डिडक्शन मिलती है 10% तक और हमने तो 6% दिया है, तो ये पूरा का पूरा 6% हमें अलाउ कर दिया जाएगा, राइट। और यहां पर देखो बेटी 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 के लिए हमने 21,000 रुपए का प्रीमियम दिया है और सम एश्योर्ड कितना है 1 लाख। अगर ये परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज आएगी 21%। 21% अलाउड नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम अलाउड कितना होगा 10%। दैट मींस 10,000 अलाउड होगा, 21,000 अलाउड नहीं होगा। रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो ₹10,000, दैट इज 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड पे इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 19,90,000 रुपए की इनकम है उसके पास। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम 19,90,000 रुपए की है और इसमें से हम लोग डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80C। NSC में आपने डाले हैं 50,000 रुपये, मिल जाएंगे। PPF में डाले हैं आपने 5,000 रुपये, ये भी मिल जाएंगे। डिपेंडेंट फादर के नहीं मिलेंगे। LIC लिया है आपने बेटे का। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है सन का, 6,000 रुपये अलाउड हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है आपने डॉटर का, लिया तो 21,000 का है लेकिन अलाउड केवल 10,000 का हो पाएगा। तो 50 + 5, 50,000 + 5,000 + 6,000 और + 10,000, टोटल डिडक्शन आपको मिल जाएगी बेटा 71,000 की। टोटल डिडक्शन आपको मिल जाएगी 71,000 की। तो 19,90,000 में से 71,000 माइनस कर देना, 19,19,000 रुपये आपके पास टैक्सेबल इनकम निकल कर आ जाएगा। 19,19,000 रुपये आपके पास टैक्सेबल इनकम निकल कर आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर है ये वाला पॉइंट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाइए। आपको बताना है इसके अंदर कितना डिडक्शन मिलेगा। आपको बताना है इसके अंदर कितना डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी हमने निकलवाई है 1/6/2011 को, मतलब 1 अप्रैल 2012 से पहले, 1 अप्रैल 2012 से पहले। तो इसके लिए 20% की लिमिट चलेगी, 20% तक का प्रीमियम अलाउड हो जाएगा। कैपिटल सम एश्योर्ड कितना है? कैपिटल सम एश्योर्ड 4 लाख है। 4 लाख का 20% होता है 80,000 और तुमने प्रीमियम कितना दिया है 75,000। तो आपको अलाउड कितना हो जाएगा? आपको अलाउड कितना हो जाएगा? मिस्टर एक्स का अलाउड है अप टू 20% ऑफ 4 लाख, दैट इज 80,000। और एक्चुअली में पे कितना किया है? एक्चुअली में पे किया है 75,000। तो दोनों में जो कम है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। दोनों में जो कम है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, राइट। इसके बाद अगला आता है आपके पास
मिसिस एक्स का हमने 1/5/17 को लिया है बेटा, 1/4/12 के बाद, और मिसिस एक्स चंगी भली हैं तो मैक्सिमम इनका 10% ही अलाउ हो पाएगा। तो 1,00,000 का 10%, 1,00,000 का 10% मिसिस एक्स का, 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड दैट इज 10,000 और प्रीमियम पेड 25,000 रुपये, दोनों में जो भी लोअर है, यानी कि 10,000 रुपये। इसके बाद 1 जुलाई 18 को हमने डॉटर का लिया है और डॉटर हैंडीकैप्ड है, मतलब कि डिसेबल्ड है, और 1 जुलाई 18 को लिया है तो डॉटर का हमको अलाउड होगा 15% तक, डॉटर का हमको अलाउड होगा 15% तक। 15% ऑफ CSA, 5,00,000 का 15% होता है 75,000, और जितना प्रीमियम आपने दिया है, प्रीमियम आपने दिया है 60,000, तो अलाउड कितना होगा, दोनों में जो लोअर है, दोनों में जो लोअर है, यानी कि 60,000 रुपये। इसके बाद आता है सन के लिए हमने 1 जुलाई 18 को निकलवाई थी, मैक्सिमम मिल सकता है आपको 10%, तो 1,00,000 का 10%, या फिर जितना प्रीमियम आपने पे किया है, जितना प्रीमियम आपने पे किया है, दोनों में जो भी लोअर है, और लोअर आ रहा है आपके पास 10,000 रुपये, टोटल हो जाएगा 75, 10, 85, 85 और 70, 1,55,000 रुपये, और इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू ₹1,50,000 एज maximum deduction under section 80C cannot exceed 1.50 lakh। तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी बेटा वो कितने रुपए की मिल जाएगी, आपको डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख क्यों मिल रही है, क्योंकि 1.55 रही है और 80C में मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। बताइए जी। कोई दिक्कत? चलिए अगले सेक्शन पे आ जाइए। 80CCC 80CCC डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स। अगर आपने पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80CCC। और डिडक्शन सिर्फ किसको अवेलेबल है सर, डिडक्शन अवेलेबल है केवल इंडिविजुअल को। अगर आपने डिपॉजिट किया है पैसा पेंशन प्लान में जो कि LIC का है या फिर किसी भी प्राइवेट इंश्योरर का है, तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। और ये पैसा जो आपने कंट्रीब्यूट किया है वो पेंशन रिसीव करने के लिए किया है। मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको अलाउड होगी इस सेक्शन के अंदर वो 1.5 लाख रुपए की होगी। द पेमेंट और डिपॉजिट शुड बी मेड आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। लमसम विड्रॉल और मंथली विड्रॉल इज फुल्ली टैक्सेबल बोथ इन द हैंड्स ऑफ द असेसी और नॉमिनी। देखिए क्या बोल रहा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चों सा सेक्शन है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन प्लान, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन प्लान। डिडक्शन किसको अलाउड होगी सर, डिडक्शन अलाउड होगी टू इंडिविजुअल। डिडक्शन जो है वो अलाउड होगी केवल इंडिविजुअल को। दूसरा पॉइंट क्या कहता है,
सर दूसरा पॉइंट कहता है डिडक्शन अलाउड होगी अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान किसी भी एलआईसी का हो सकता है और किसी भी प्राइवेट इंश्योरर का हो सकता है। आपने टीवी में सुना होगा बहुत सारी कंपनीज का पेंशन स्कीम आता है कि आप आज हमें पैसा दीजिए और हम आपको रिटायरमेंट पे 60 ईयर्स के बाद हर महीने इतना पैसा देंगे, अपना रिटायरमेंट प्लान करिए, इसकी ऐड आती है, आप ध्यान दीजिएगा। तो वो जो रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहा है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान करिए, वो बेसिकली इसी पेंशन प्लान की बात कर रहा है कि आप आज हमें मंथली कुछ पैसा दीजिए या एनुअली आप हमें कुछ पैसा दीजिए और हम आपको 60 ईयर्स के बाद, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, उसके बाद हर महीने हम आपको कुछ ना कुछ पैसा देंगे, आपके रिटायरमेंट को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो एलआईसी का हो सकता है या फिर प्राइवेट इंश्योरर का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर मैक्सिमम डिडक्शन जो मेरे पास मिल पाएगी वो कितने रुपए की मिल पाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन मेरे पास जो मिल पाएगी वो मिल पाएगी 1,50,000 रुपए। और जो भी पैसा आपको मिलेगा मंथली और लमसम विड्रॉल, ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल होंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने अगर पेंशन मिल रही है तो वो भी टैक्सेबल है, और अगर आपने लमसम पैसा ले लिया है तो वो भी टैक्सेबल है, चाहे चाहे ये असेसी को मिले, चाहे ये उसके नॉमिनी को मिले, दोनों ही केसेस में ये फुल्ली टैक्सेबल है। असेसी को मिले तो भी, नॉमिनी को मिले तो भी, दोनों ही केसेस में इट इज फुल्ली टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड्स। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स हैं, इनके पास इनकम है अंडर दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन 3,35,000 रुपए की। ही हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। एनएससी पे इन्होंने पैसा लगाया है, एनएससी का पैसा अंडर सेक्शन 80C जाता है। इन्वेस्टमेंट किया है पोस्ट ऑफिस के 5 ईयर डिपॉजिट अकाउंट में, ये भी अंडर सेक्शन 80C जाता है। पेमेंट करा है प्रीमियम पॉलिसी इन द नेम ऑफ मेजर मैरिड इंडिपेंडेंट सन ऑन 10/10/2019, 30,000 रुपए का प्रीमियम दिया है, जबकि कैपिटल सम एश्योर्ड केवल 90,000 है। तो 90,000 का 10% यानी कि 9,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। और आपने जीवन सुरक्षा पॉलिसी ले ली है, 11,000 रुपए का प्रीमियम दिया है, और ये जीवन सुरक्षा पॉलिसी जो है वो 80CCC में आती है। ये जीवन सुरक्षा पॉलिसी जो है एलआईसी की है, टीवी में ऐड आती है इसकी। एलआईसी की अगर आपने जीवन सुरक्षा पॉलिसी ली है तो ये एक पेंशन प्लान है जो 80CCC में कवर है, राइट। और 11,000 रुपए आपने इसके लिए प्रीमियम दिया है, ये आपको अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 80CCC। ये आपको अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 80CCC। तो इनकम कितने रुपए की है, 3,35,000 रुपए की है। इनकम कितने रुपए की है सर, ग्रॉस टोटल इनकम है 3,35,000 रुपए। ग्रॉस टोटल इनकम है 3,35,000 रुपए की, और इसमें से हम लोग क्लेम करेंगे डिडक्शन। सबसे पहले अंडर सेक्शन 80C आपने एनएससी में पैसा जमा किया था, आपने पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट में पैसा जमा किया था, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई थी, ये 3 तो मुझे याद है, 10,000, 15,000 और 9,000। 10,000, 15,000 और 9,000, दैट मीन्स टोटल हो गया 34,000। और इसके अलावा आपको अंडर सेक्शन 80CCC डिडक्शन मिल जाएगा 11,000 रुपये का। टोटल कर देंगे आप तो 3,35,000 में से 45,000 माइनस हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपके पास 2,90,000। दिस इज योर टोटल इनकम। बोलिए बच्चों, ज्ञान प्राप्त हुआ कि व्यर्थ गया? ज्ञान प्राप्त हुआ कि व्यर्थ गया?
कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग 80 CCD की, और उसके बाद हम लोग क्लास पैकअप करेंगे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 CCD। इसी में दो टीयर थे, टीयर 1 आपका कवर था 80 CCD में, और टीयर 2 में अगर आपने पैसा डाला है तो वो कवर है 80C में। टीयर 1 का जो पैसा है वो 80 CCD में, और टीयर 2 का जो पैसा है वो 80C में। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड स्कीम है, पता है कौन सी है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेंशन स्कीम नोटिफाई कर रखी है वो है अटल पेंशन योजना। तो अगर आपने अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन किया है, अटल पेंशन योजना के टीयर 1 में अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो वो 80 CCD में आ जाएगा, और अटल पेंशन योजना के अगर टीयर 2 में पैसा इन्वेस्ट किया है आपने तो वो 80C में चला जाएगा। यहां पर भी क्या बोल रहा है? डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा। 80CCC ने भी यही कहा था कि डिडक्शन मैं किसको दूंगा? इंडिविजुअल को दूंगा। 80 CCD ने भी कह दिया कि मैं डिडक्शन किसको दूंगा? इंडिविजुअल को दूंगा। In case of an employee, deduction shall be allowed. In case of an employee, deduction shall be allowed equal to the amount contributed by the employee towards the pension scheme, also called as new pension scheme, but maximum to the extent of 10% of the retirement benefit salary. डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। If employer has been contributed any amount towards the pension scheme, it will be added to the gross salary of the employee, and also deduction shall be allowed for such contribution, but maximum to the extent of 14%, where such employee is central government employee, and 10% where such employee is any other employee of his salary in the previous year. If the individual is not an employee and he has contributed to the pension scheme, deduction shall be allowed for such contribution, but maximum to the extent of 20% of the gross total income. Any pension received under this scheme is taxable. Lump sum payment received up to 60% of the total amount payable shall be exempt from income tax. Amount received by the nominee on the death of the assessee shall be exempt from the income tax. सर क्या बोल गए आप? माँ कसम हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। 80 CCD, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, बच्चों को बहुत तंग करता है ये सेक्शन। सेक्शन 80 CCD, सेक्शन 80 CCD, कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। contribution to new pension scheme, अटल पेंशन योजना ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो असेसी है वो क्या है। असेसी जो है वो एम्प्लॉय है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है? सबसे पहले तो आप ये चेक करें, असेसी जो है क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है कि वो एम्प्लॉय है? अगर असेसी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस केस में आपको डिडक्शन मिलता है लोअर ऑफ A पॉइंट,
जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना, बी पॉइंट 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना, या फिर 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों में जो भी कम है, दोनों में कम है जो भी, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? एम्प्लॉई हैं तो आपने जो खुद पैसा कंट्रीब्यूट किया है, आपने जो खुद पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई हैं और आपने जो खुद पैसा कंट्रीब्यूट किया है, वहां पर आपको डिडक्शन मिलेगी लोअर ऑफ ए पॉइंट, लोअर ऑफ ए पॉइंट। जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है उतना, या फिर 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी याद है कि भूल गए? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी याद है कि भूल गए? सर, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में आपने हमें बताया था 3 चीजें आती हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में जो बेसिक सैलरी है वो आता है। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी के अंदर, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी के अंदर दूसरी चीज जो आती है वो आती है डीए, जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बनती है, और तीसरी चीज आती है कमीशन, जो परसेंटेज वाली होती है। राइट? तो क्या बोला उसने? उसने कहा कि अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपने अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो उस कंट्रीब्यूशन में डिडक्शन मिलेगा जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है, या फिर 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, दोनों में जो भी कम है। और अगर एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, अगर एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो क्या होगा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ऐसे केस में 14% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, और अगर कोई और एम्प्लॉयर है तो ऐसे केस में 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। और इसका अच्छा, रुक जाओ। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो इसमें 2 काम होंगे। स्टेप 1, इसे ऐड किया जाएगा टू ग्रॉस सैलरी, और स्टेप 2 आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो 14% ऑफ सैलरी, और अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं तो 10% ऑफ सैलरी। बोलिए जी, यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला? यहां तक मेरी बातें आप लोग को क्लियर हुई? जो चार्ट मैंने आप लोग के लिए बनाया, यहां तक आप लोग को मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब आप बिजनेस करते हो, आप प्रोफेशन में हो, और आपने अटल पेंशन योजना में पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है, या फिर जो आपका जीटीआई का 20% है, दोनों में जो भी कम है। अब आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, कहीं पर जॉब करते हो, एम्प्लॉय हो आप, और आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है अटल पेंशन योजना में, इसमें जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी के 10% का डिडक्शन मिलेगा, दोनों में जो भी क्या है लोअर है। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो सबसे पहला काम तो यह होगा कि वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। सबसे पहला काम तो यह होगा कि वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, और दूसरा काम यह होगा कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी।
अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सैलरी का 14% का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं तो सैलरी का 10% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं तो आपको 10% तक का डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज। आगे क्या बोल रहा है वो आपसे, सर हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ लिया, हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ लिया, हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ लिया। तो पहले 4 पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो क्या बोल रहा है, नोट। डिडक्शन की बातें नहीं करेंगे अब हम लोग, डिडक्शन की बातें खत्म हो गई। नोट, आपको जो पेंशन रिसीव होगी, जो पेंशन आपको रिसीव होगी फ्रॉम एनपीएस, ये पेंशन आपकी टैक्सेबल होगी। आपको जो पेंशन मिलेगी एनपीएस से, ये पेंशन आपकी टैक्सेबल होगी। दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है, दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है सर, दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आप लमसम पेंशन रिसीव करते हो, अगर आप लमसम पेंशन रिसीव करते हो तो इस केस में 60% ऑफ पेंशन पेबल आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 60% ऑफ पेंशन पेबल आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेबल। 60% ऑफ टोटल अमाउंट पेबल आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, यहां पर पहले तो आप बोल रहे हो कि जो पेंशन रिसीव होगी वो टैक्सेबल होगी, फिर आप कह रहे हो कि लमसम पेंशन रिसीव होगी तो 60% वाली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कहना क्या चाहते हो बेटा, यहां जो मैं पेंशन का जिक्र कर रहा हूं पहले वाले पॉइंट में, वो मंथली है कि अगर आपको मंथली पेंशन रिसीव होगी तो वो टैक्सेबल होगी, और अगर आप लमसम रिसीव कर लोगे तो 60% ऑफ टोटल पेंशन पेबल का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने लमसम पेंशन रिसीव करी, इन्होंने लमसम पेंशन रिसीव करी से ₹7 लाख फ्रॉम एनपीएस अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। इन्होंने एनपीएस से लमसम पेंशन रिसीव करी 7 लाख रुपीस की अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, ध्यान से देखना प्लीज, मजा आएगा अभी आपको, और यह बात आपको पड़ी पड़ी लगेगी कहीं पर। आपको रिसीव हुआ है आपको 7 लाख रुपया, और इसमें से, अच्छा ये 7 लाख रुपया आपको कितने के लिए रिसीव हुआ है, लमसम पेंशन रिसीव हुई है 7 लाख रुपए फॉर 70%, फॉर 70% ऑफ टोटल अमाउंट, फॉर 70% ऑफ टोटल अमाउंट। तो आपको 70% के लिए 7 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, 70% के लिए 7 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। इसमें से ध्यान दीजिएगा क्या करने वाला हूं, इसमें से मैं एग्जेम्प्ट करने वाला हूं, एग्जेम्प्ट करने वाला हूं 60% ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, दैट इज 60% ऑफ 7 लाख डिवाइडेड बाय 70%, विच इज 6 लाख। 1 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो गया। सर ये आपने क्या किया, हमें समझ में नहीं आया। बेटा ध्यान करो, मैंने जब आप लोग को सैलरी में पेंशन पढ़ाया था तो टोटल पेंशन अमाउंट का 70% आपको रिसीव हुआ है, टोटल पेंशन अमाउंट का 70% रिसीव हुआ है। तो टोटल पेंशन अमाउंट कितनी होगी सर, 7 लाख रुपए रिसीव हुए हैं 70% के लिए, तो टोटल पेंशन अमाउंट 10 लाख होगी, और 10 लाख का ही 60% क्या हो जाएगा, 10 लाख का ही 60% मेरे बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 10 लाख का ही 60% मेरे बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि मिला आपको 7 लाख रुपए है, इसमें से 6 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट जो निकल कर आएगी आपके सामने वो होगी 1 लाख रुपए की। टैक्सेबल अमाउंट जो निकल कर आएगी वो होगी 1 लाख रुपए की। सिमरन एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन स्कीम,
एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन स्कीम, और ये न्यू पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना है। ये क्या है? अटल पेंशन योजना। राइट। चलिए, अब कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं। एडिशनल डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर, सॉरी, एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80 CCD shall be allowed over and above 1,50,000 to an individual. Maximum deduction under section 80C, 80CCC, 80CCD shall be rupees 1,50,000. अब देखिए क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। सेक्शन 80 CCE, मैक्सिमम डिडक्शन allowed in aggregate under section 80C, 80CCC and 80CCD is rupees 1,50,000। ये तीन सेक्शन मिला के 80C, 80CCC, 80CCD आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हो? मैक्सिमम डिडक्शन आप ले सकते हो 1,50,000 रुपए। मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा सर? मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 1,50,000 रुपए का 80C, 80CCC, 80CCD को मिला के। राइट। इसके अलावा नोट एडिशनल डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD ओवर एंड अबव अंडर सेक्शन 80CCE रुपीस 50,000 की। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है कि सर आपको 80CCD में एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की, और ये 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन 80CCE ने जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट बोली है इसके बियॉन्ड है। जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट 80CCE ने बोली है इसके बियॉन्ड है। और मैं आपको बता दूं, इधर एक पॉइंट और लिख लो आप लोग, यहां पर डिडक्शन किसको मिलती है सर? यहां पर डिडक्शन मिलती है डिडक्शन टू इंडिविजुअल ओनली। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 प्लस 50,000, 1,50,000 प्लस 50,000, और ये जो एडिशनल 50,000 है, ये जो एडिशनल 50,000 है ये कवर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 80CCE। 80CCD के अंदर 1.5 लाख प्लस 50,000 का डिडक्शन मिलता है। 80CCD के अंदर 1.5 लाख प्लस 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, और ये जो 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलता है ये 80CCE की लिमिट में नहीं आता है। ये 80CCE की लिमिट में नहीं आता है। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, जरा करके बताओ। देखो देखो, ध्यान से देखो प्लीज, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। मान लो आपके पास 80C में डिडक्शन है 70,000 रुपए की, आपके पास 80CCC में डिडक्शन है मान लो 80,000 रुपए की, और आपके पास 80CCD में डिडक्शन है 1,70,000 रुपए की। राइट। ध्यान से समझना मेरी बात को प्लीज, ध्यान से समझना मेरी बात को। एट्टी CCE, ध्यान से देखना, 80CCE क्या बोल रहा है? 80CCE बोलेगा कि 80C का 70,000 ले लो, 80
CCC का आप 80,000 ले लो और 80 CCD का आप 1.5 लाख रुपया ले लो, क्योंकि 170 है ना, 1.5 लाख अलाउ होता है, 1.5 लाख ले लो। टोटल बन रहा है 3 लाख रुपए, टोटल बन रहा है 3 लाख रुपए। इसे आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, इसे आप रिस्ट्रिक्ट कर दो 1,50,000 में, इसे आप रिस्ट्रिक्ट कर दो 1,50,000 में, और आप एडिशनल डिडक्शन ले लो 80 CCD के अंदर। 170 में से 150 तो कवर हो चुकी है, बचे हुए 20,000 यहां पर। सर ये आपने क्या किया बेटा, ये मैंने 170 को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, 150 एंड 20, 150 एंड 20। 150 को मैंने 80 CCE के अंदर डाला, और ये जो 20,000 है ये 80 CC के अंदर नहीं जाएगा, ये आपको एडिशनली अलाउ होगा ही होगा, ये वाला आपको एडिशनली अलाउ होगा ही होगा। बोलिए सर क्लियर हुआ? बोलिए सर क्लियर हुआ? चलिए अब इसके ऊपर एक काम करेंगे, इसके ऊपर हम लोग जो क्वेश्चन है 80 CCD के ऊपर, ये मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा। इस पे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और दूंगा, अभी थोड़ा समय ज्यादा हो गया है तो माइट भी आप लोग को उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन ये 80 CCD बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 80 CCD बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थोड़ा सा पार्ट इसका रहेगा क्वेश्चन वाला पार्ट, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा, और मॉड्यूल में जो इसका क्वेश्चन है मैं वो भी आप लोग को कराऊंगा, तो इसको वहीं से कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, तो अब हम लोग कल मिलते हैं आपसे, कल, और इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।